गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बीए पार्ट 1 की आज की क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे महाद्वीप और महासागर जो हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांतों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रमुख मत हैं जिनकी हम पहले बात कर लेते हैं। जैसे लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत है, वृहद संचलों पर आधारित लपवर्थ और लेव का सिद्धांत है, डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत है, ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत है। ये सभी सिद्धांत जो है संकुचन पर आधारित सिद्धांत हैं। लेकिन हम जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसकी चर्चा करेंगे वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसमें हम प्रमुख रूप से वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है उसकी चर्चा करेंगे, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी ऑफ अल्फ्रेड वैगनर। फ्रेंड्स, वैगनर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से पूर्व F.B. टेलर महोदय और ओंटारियो स्नाइडर, दो विद्वानों की हम चर्चा करेंगे। ओंटारियो स्नाइडर जो हैं वो ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन जो है या विस्थापन जो है विचारधारा है उसको प्रस्तुत किया। किंतु महाद्वीपों के क्षैतिज स्थानांतरण या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे टेलर। तो टेलर महोदय के लिए हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन की जो परिकल्पना थी उसको पहली बार प्रस्तुत किया। लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप देने का जो श्रेय है वो फ्रेंड्स वैगनर महोदय को है। विद्यार्थियों, ये वैगनर महोदय जो थे वे जर्मनी के विद्वान थे और प्रमुख रूप से एक जलवायुवेत्ता थे तथा फिजिक्स के विद्वान थे, फिजिसिस्ट थे। और 1912 में उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन का ये जो सिद्धांत है ये इसका प्रतिपादन किया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत फ्रेंड्स जो है वो टेलर महोदय के बाद में, टेलर महोदय ने यद्यपि इसको वैज्ञानिक रूप दिया, लेकिन इसको सैद्धांतिक रूप देने का श्रेय अल्फ्रेड वैगनर को ही जाता है। अल्फ्रेड वैगनर महोदय जो है वो 1912 में वैगनर महोदय ने ये सिद्धांत दिया, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। वास्तविकता ये है फ्रेंड्स कि जो तत्कालीन जो जगत था उस समय उसमें प्रमुख रूप से दो समस्याओं पर काफ़ी मंथन चल रहा था। एक समस्या थी कोयले का पाया जाना। बच्चों, कोयला जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु की विशेषता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो उसकी विशेषता है। और ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो विशेषता हम ये कह सकते हैं कि विषुवतरेखीय प्रदेशों में पाई जाती है। और उस क्लाइमेट की वजह से घने या हम ये कह सकते हैं लो कास्ट वाले जो वन हैं वो जो वन हैं लंबे लंबे वन पैदा होते हैं, घने वन पैदा होते हैं। और वही वन जो हैं वो इस जलवायु की विशेषता हैं। और यही वन जब गोंडवाना जो काल था जिसको अपन कार्बोनिफेरस एज कहते हैं, उस कार्बोनिफेरस एज में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से ये जो जंगल हैं वो पृथ्वी के अंदर दब गए और उसी से कोयले की उत्पत्ति हुई। तो कोयला जो है वो गर्म जलवायु की विशेषता है। लेकिन फ्रेंड्स, वर्तमान में हम जब कोयले का विश्व में वितरण देखते हैं तो यूरोपियन देश, चीन, जापान, सोवियत रूस, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और उत्तरी अमेरिकन जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग है वहाँ पर कोयला अधिकतर पाया जा रहा है। ये जो प्रदेश हैं वो मध्य अक्षांशीय प्रदेश हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। तो ठंडी जलवायु में कोयले का पाया जाना बहुत ही असंगत कार्य था। दूसरा जो प्रमुख जो तथ्य था, फैक्ट था, वो था गर्म जलवायु प्रदेशों में हिमानी के चिन्ह पाया जाना। उदाहरणतः मैं आपको बात करता हूँ दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी भारत में उड़ीसा का तालचेर जो क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में हिमानी के चिन्ह मिल रहे हैं। हिमानी ग्लेशियर्स नहीं मिल रहे दक्षिणी भारत में और ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, लेकिन ग्लेशियर्स के चिन्ह मिल रहे हैं, हिमानी की खरोंचें मिल रही है, जो ये सिद्ध करती है कि यहाँ पर पहले ठंडी जलवायु थी। तो फ्रेंड्स, ये जो दो प्रमुख असंगत तथ्य थे कि ठंडी जलवायु वाले में प्रदेशों में कोयला का पाया जाना तथा गर्म जलवायु वाले भागों में हिमानी का पाया जाना, इन दो समस्याओं का समाधान जो है वो
वैगनर महोदय ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने इसका समाधान ढूंढने के लिए दो तथ्य रखे। हो सकता है, पहला तथ्य उन्होंने ये माना कि हो सकता है जलवायु के कटिबंध स्थानांतरित हुए हों। हो सकता है आज जहाँ पर ठंडी जलवायु हो, पूर्व काल में वहाँ पर गर्म जलवायु हो, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि या तो ऐसा हुआ है कि जलवायु कटिबंध जो हैं उनमें स्थानांतरण हुआ है, और दूसरा जो तथ्य है वो है, अगर यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारे पृथ्वी के पर महाद्वीपों में क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट हुआ है। इन दोनों तथ्यों की जब उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि जलवायु के कटिबंधों में स्थानांतरण के उनको कोई प्रमाण नहीं मिले। किंतु जब उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में अपने रिसर्च करी तो उनको काफ़ी सारे तथ्य इस बारे में मिले, और इस आधार पर उन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और बताया उन्होंने कि कार्बोनिफेरस काल में सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया। उसके पश्चात कार्बोनिफेरस काल के पश्चात ये जो पेंजिया था, जिसमें सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, इसको उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा। उसके चारों तरफ एक विशाल महासागर था, उसको उन्होंने पेंथालासा कहा। और उस समय उन्होंने कहा कि पृथ्वी की पृथ्वी जो है वो सियाल सीमा और निफे 3 परतों में विभाजित थी। सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा था, तथा उन्होंने ये माना कि जैसे ही कार्बोनिफेरस काल खत्म हुआ और मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक एरा शुरू हुआ, ये जो पेंजिया था इसके अंदर विभंजन हुआ, और इसके विभंजन के परिणाम स्वरूप ये आप स्लाइड देख सकते हैं किस प्रकार महाद्वीपों में विस्थापन जो है वो शुरू हुआ, कौन से काल के अनुसार। और उन्होंने कहा कि महाद्वीपों में विस्थापन शुरू हुआ, और विस्थापन के जो है वो उसके लिए 2 प्रकार के बल उन्होंने जिम्मेदार बताए। पहला बल जो है उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ बॉयंसी और ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल तथा विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता का बल, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ बॉयंसी। इन दोनों इस बल के कारण ही उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी जो है उसके अंदर प्रथम विभंजन हुआ, तथा टेथिस महासागर जो है, उस टेथिस महासागर जो है वो लगातार धीरे धीरे क्या होने लगा, सिकुड़ने लगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत जो पूर्व काल में दक्षिणी ध्रुव के आसपास था, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव पर थे। ये पार्ट जो हैं वो उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ गति करने लग गए, तथा दूसरा जो बल लगा वो लगा पश्चिम दिशा की तरफ। दूसरा जो बल था, उस बल के बारे में वैगनर कहते हैं कि ये बल ज्वारीय बल था। सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय शक्ति है, उसके परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है वो इस पेंजिया से टूटकर पश्चिम दिशा की तरफ सरकने लगे, और उसके बीच के पार्ट में पानी भरने से अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ। उसी प्रकार भारत और अन्य पार्ट जो हैं, जब प्रथम प्रकार का जो बल लगा था उसके टूटने से उत्तर पूर्व की तरफ गए, उसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर का जन्म हुआ। तो इन 2 बलों की वजह से पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी की ऊपर 2 प्रकार की गतियाँ हुई। एक गति उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ तथा दूसरी गति पश्चिम की तरफ हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान हमारे महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप जो है वो निकलकर सामने आया। इस सिद्धांत के पक्ष में वैगनर महोदय ने अनेक प्रमाण दिए। उन प्रमाणों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहला उन्होंने प्रमाण दिया वो प्रमाण था भौगोलिक प्रमाण। उन्होंने बताया कि जो अटलांटिक महासागर है उसके जो दोनों तट हैं, उन दोनों तटों के ऊपर जो चट्टानी संरचना या भौगोलिक संरचना है, वो भौगोलिक संरचना तथा हर्सिनियन पर्वतीकरण पाया जा रहा है। वो ये सिद्ध करता है कि ये भाग पहले कभी जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त दूसरा जो प्रमाण उन्होंने दिया वो प्रमाण था उन्होंने दूसरा प्रमाण दिया
बॉटनिकल प्रूफ। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये जो भाग हैं, इन सभी भागों में ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति पाई जाती है, जो ये सिद्ध करती है, चूँकि ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति जो है वो इन सभी भागों में पाया जाना ये सिद्ध करती हैं कि पहले ये भाग क्या है, एक साथ जुड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने तीसरा प्रमाण दिया, वो प्रमाण है जंतु वैज्ञानिक प्रमाण, जूलॉजिकल प्रूफ। उन्होंने बताया, वैगनर महोदय ने बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें लेमिंग नाम का एक जंतु पाया जाता है, और ये लेमिंग जो है वो एक ऋतु विशेष में उत्तरी सागर में आकर सुसाइड कर लेता है। उसकी ये टेंडेंसी ये प्रूव करती है कि पूर्व काल में उत्तरी अमेरिका यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, तथा जिस प्रकार आज भी हम देखते हैं कि अफ्रीका के सवाना प्रदेश हों चाहे और प्रदेशों, उनमें जो पशु हैं वो एक ऋतु से दूसरी ऋतु में स्थानांतरण करते हैं। तो लेमिंग जंतु के अंदर ये प्रवृत्ति पाई जाना ये सिद्ध करता है कि लेमिंग जंतु भी ऋतु के आधार पर स्थानांतरण करते हैं, और उनकी ये टेंडेंसी जो है, उस टेंडेंसी के कारण हो सकता है पहले उत्तरी अमेरिका और यूरोप जुड़े हुए हों, और लेमिंग जंतु जो है ऋतु विशेष में माइग्रेट करके और यूरोप से उत्तरी अमेरिका चले जाते हों। इसके अतिरिक्त एक और प्रमाण जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है जियोलॉजिकल प्रूफ। फ्रेंड्स, वैगनर महोदय ने बताया कि जिस प्रकार हम एक लकड़ी के टुकड़े को तोड़कर उसको अलग कर लेते हैं और वापस उसको पुनः मिला सकते हैं, कुछ उसी प्रकार की संरचना अटलांटिक महासागर की जो दोनों तटों पर जो दोनों तट हैं उनमें भी पाई जाती है। इन दोनों तटों को हम मिला सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि किस प्रकार, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्राज़ील जो है, उभार जो है, ब्राज़ील का जो तट है उसको उन्होंने अफ्रीका के गिनी के तट के साथ मिलाकर दिखाया, जो ये सिद्ध करता है कि पहले दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, वो पूर्वी तट यूरोप के पश्चिमी तट से भी ठीक उसी प्रकार सटाया जा सकता है, जिस प्रकार एक लकड़ी को तोड़कर हम वापस मिला सकते हैं। ये सिद्ध करता है कि ये भाग पहले क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। इन सभी प्रमाणों के आधार पर फ्रेंड्स, जो वैगनर का सिद्धांत है, वो वैगनर का सिद्धांत ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि महाद्वीपों में जो स्थानांतरण है, कॉन्टिनेंटल में जो ड्रिफ्ट है, वो एक कल्पना नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है। इसी आधार पर फ्रेंड्स, वैगनर महोदय ने कुछ हमारे वलित पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करी, आर्कीपेलागो या जो द्वीप समूह हैं उनके उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करी, और इन आधारों पर उनका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो काफ़ी सटीक सिद्धांत है। किंतु इस सिद्धांत में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो या हम ये कह सकते हैं कमियां रह गई, जो वैगनर महोदय उनका उत्तर नहीं दे पाए। जिसमें प्रमुख रूप से पहली जो आक्षेप उनके पर लगाया जाता है वो ये है कि वैगनर महोदय ने जो पश्चिम की दिशा की तरफ जो गति हुई उसके लिए सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल को जिम्मेदार माना। किंतु बच्चों, वर्तमान में जो ज्वारीय बल है उस ज्वारीय बल से लगभग 2 अरब गुना ज़्यादा ज्वारीय बल होना चाहिए था महाद्वीपों को तोड़ने के लिए। यद्यपि इतना बल उस समय विद्यमान नहीं था, और यदि होता, मान लीजिए होता भी, तो उससे महाद्वीपों में विस्थापन नहीं होता, बल्कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, रोटेशन है, वही रुक जाता। तो इस आधार पर जो वैगनर ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है वो पेंजिया से टूटकर पश्चिम की दिशा की तरफ चले गए, ये जो धारणा है, ये जो मत है, वो भ्रांतिपूर्ण विचारधारा है। और दूसरा जो प्रमुख आक्षेप है वो उनके इस जियोलॉजिकल प्रूफ पर लगाया जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि इन तटों को यदि यूरोप के तट से उत्तरी अमेरिका को सटाते हैं तो लगभग 15 डिग्री का अंतर रह जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि ये आपस में पूर्णतः नहीं सटाए जा सकते। ये 2 प्रमुख आक्षेप इनके सिद्धांत पर लगाए जाते हैं। किंतु फ्रेंड्स,
1960 का जो दशक था, उस 1960 के दशक में जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत आया, उस प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत ने जो वैगनर महोदय का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को जिसको लोगों ने भुला दिया था, जिसको लोगों ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया था, उस सिद्धांत को पुनः लाइमलाइट में ले आए और वर्तमान में जो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूर्णतया हमारे वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूव करती है, सिद्ध करती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में जो वैगनर महोदय का सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। थैंक यू, धन्यवाद।